Assalamu alaikum class. This is our first lecture of Introduction to Psychology. I welcome you all into my first class. I hope everyone is fine and doing well. I hope your family is fine and in the best of health and spirits. Psychology is supposed to be an interesting field of study. बहुत सारे लोग जिनसे मैं पहली दफ़ा मिलती हूँ and I ask them about psychology or introduce myself as a psychologist, they have a lot of questions in their minds. For example, क्या आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं? क्या आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करना चाहते हैं? आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे बच्चे जो आपकी क्लास में मौजूद हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं या इससे प्रीवियस क्लास में मौजूद रहे, वो ऐसे क्यों हैं? वो आपसे कैसे मुख्तलिफ हैं? क्या आप उनकी जगह ले सकते हैं? क्या आप उन बच्चों के जैसे बन सकते हैं? क्या आपको कभी नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत डरावने ख्वाब जिनको देखकर आप डर जाते हैं, जाग जाते हैं और आप सोचते हैं कि ऐसा ख्वाब आपने देखा कैसे? या फिर कभी आपने डिप्रेस्ड महसूस किया है अपने आप को? क्या आप बहुत सैड हुए हैं कभी जब आपने सोचा हो कि आप ज़िंदा क्यों हैं? आपने अपनी ज़िंदगी को क्वेश्चन किया हो, आपने पर्पस के बारे में सोचा हो, या आपने ये सोचा हो कि आप क्या इस मूड स्टेट से कभी निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? ये सारे सवालात हम साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं और इन्हें एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि साइकोलॉजी क्या है, हमें ये जानना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या नहीं है। पहली चीज़ जो कि साइकोलॉजी के बारे में एक मिसकंसेप्शन रहा है कई सालों तक लोगों का, वो ये है कि लोगों के फ़िज़िकल फ़ीचर्स उनकी पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उनके फ़िज़िकल फ़ीचर्स को देख के हम उनकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। इस चीज़ को हम फिजियोग्नमी कहते हैं। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ असेसिंग अ पर्सनस कैरेक्टर और अ पर्सनैलिटी फ्रॉम देयर आउटर अपीयरेंस, स्पेशली देयर फेस। इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिविजुअल्स का कंपैरिजन उनके फेशियल फीचर्स के हिसाब से जानवरों के साथ किया जा रहा है। पुराने वक्तों में जब पर्सनालिटी असेसमेंट के बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड्स नहीं हुआ करते थे, तो इंडिविजुअल्स के फेशियल फीचर्स को जानवरों के साथ रिजेंबल करके जानवरों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिविजुअल्स के साथ रिलेट कर दिए जाते थे, या एट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। हम ये ख्याल करते थे कि इंडिविजुअल्स जिनकी पेशानी बहुत कुशादा है, यानी उनका माथा चौड़ा है, वो इंडिविजुअल्स बहुत बख्तावर हैं या वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। इसी तरह किसी के कान टेढ़े हों तो वो ऐसा होगा, किसी की नाक तीखी हो तो वो वैसा होगा, किसी की आंखें मोटी हों तो वो पता नहीं कैसा होगा। इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्शंस एग्जिस्ट करते थे। इस फील्ड को हम फिजियोग्नमी कहते हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्यूडो साइंस। इट्स अ फॉल्स साइंस। यानी ये मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट या असेसमेंट आज के दौर में साइंस नहीं समझा जाता। इट्स कंसिडर्ड टू बी अ फॉल्स साइंस और साइकोलॉजी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेनोलॉजी। Phrenology is basically a pseudoscience which involves the measurement of bumps on the skulls to predict mental traits. फ्रेनोलॉजी भी एक स्यूडो साइंस है जिसमें हम इंडिविजुअल्स के स्कल पे मौजूद मुख्तलिफ बम्प्स और डिप्रेशंस को एसेस करने के बाद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस वक्त भी आप अपने सर पे हाथ लगाएं और महसूस करें, आपको पता चलेगा कि आपके सर पे मुख्तलिफ जगहों पर बम्प्स हैं, यानी उभार हैं और डिप्रेशंस हैं। इनकी असेसमेंट के हिसाब से जब पर्सनालिटी की मेजरमेंट की जाती थी, इसको हम आज के दौर में फ्रेनोलॉजी कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल के स्कल को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके उसके ऊपर मुख्तलिफ नेम्स और कोड्स लिखे गए हैं, जो एक पर्सनालिटी असेसमेंट का पुराना तरीका है। हम ये देखते हैं कि इन पुराने वक्तों से साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व होके अ फील्ड ऑफ स्टडी बनी या एक साइंस उभर कर सामने आई। फ़िलासफ़ी वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिससे तकरीबन सारी की सारी फील्ड्स ऑफ स्टडी इवॉल्व हुई हैं, और साइकोलॉजी की बुनियाद फ़िलासफ़ी और बायोलॉजी में पाई जाती है। तकरीबन 300 BCE में ग्रीक्स ने साइकोलॉजी पे काम स्टार्ट किया था। फॉर्मली साइकोलॉजी की बुनियाद जर्मनी में लिप्सिक यूनिवर्सिटी में रखी गई, जहाँ पे 1879 में विल्हेम वूंड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब कंस्ट्रक्ट की और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। विल्हेम वूंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, और उसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म पे काम किया।
तो पहले पहले जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं साइकोलॉजी में वो स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म है। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। Structuralism is focused on breaking down mental processes into the most basic components. अगर आप 1879 के बारे में सोचें एज अ ईयर तो आपको मालूम होगा कि 19वीं सदी में विच इज़ 1800s बहुत सारे फिजिसिस्ट्स और केमिस्ट्स इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मैटर के बुनियादी पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। इस वक्त तक काफ़ी चीज़ें डिस्कवर हो चुकी थी और उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही थी। उसके साथ साथ अब साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट ने भी ये तगदौ शुरू की कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बेसिस क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक particles or basic components of mental processes, human behaviors, and human consciousness or experience। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने एक मेथड इस्तेमाल किया जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, if you eat an apple and I ask you what is the taste of that apple or what are you feeling at this moment, और आप मुझे ये बताएं कि उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेक्सचर आप अपने ज़बान पे किस तरह का महसूस कर रहे हैं, या उसके साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि वो कितना तीखा है, कितना मीठा है, वो खट्टा है या वो खट्टा नहीं है। ये सारी चीज़ें या फिर आप मुझे ये बताएं कि उस सेब का कलर कैसा है, आप जब उसको टच कर रहे हैं अपने हाथ से तो आप उसका टेक्सचर कैसे महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें इंट्रोस्पेक्शन कहलाती हैं, या इट मीन्स लुकिंग इनवर्ड्स। और उसके साथ साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस जब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस बेसिकली कंस्ट्रक्ट्स द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो एस्टैब्लिश किया गया स्ट्रक्चरलिज्म was the first school of thought of psychology, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर सका। टिचनर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ विल्हेम वुंड, और कुछ अरसे के बाद जब टिचनर की डेथ हो गई, ही डिड वर्क ऑन स्ट्रक्चरलिज्म ऑल हिज लाइफ, लेकिन उनकी डेथ से आगे स्ट्रक्चरलिज्म कुड नॉट कंटिन्यू। सो वी मूव्ड ऑन टू द सेकेंड school of thought of psychology, which is known as functionalism. Rather than focusing on the elements of consciousness, functionalists focused on the purpose of consciousness and behavior. अब फंक्शनलिस्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट या उसके कंट्रास्ट में क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात नहीं करते, हम पर्पस ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, या हम पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। Smelling is what the nose does, thinking is what the brain does। लेकिन फंक्शनलिस्ट्स इस बात में इंटरेस्टेड थे कि ऐसा होता ही क्यों है, यानी why do nose smell and why do brain think, वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। These were basic fundamental aspects of functionalism। लेकिन फंक्शनलिज्म भी बहुत अरसे तक कंटिन्यूड नहीं रह सका, और कुछ अरसे के बाद ही फंक्शनलिज्म पर भी एक फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी। और इस सारी डिस्कशन के एंड पे हमें कोई सॉलिड फाइंडिंग्स नहीं मिल रही थी जिसकी बुनियाद पर हम कुछ थियोराइज कर सकते या फिर कुछ डिस्कवर कर सकते। द नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो साइकोलॉजी में इस्टेब्लिश किया गया वो साइको एनालिसिस था। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने इस्टेब्लिश किया। सिगमंड फ्रॉइड 20th सेंचुरी के एक बहुत प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने जो काम किया वो ना सिर्फ साइकोलॉजी में एक बहुत गहरा असर छोड़ के गया, बल्कि और मुख्तलिफ फील्ड्स में भी उनको आज तक याद रखा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की थी उनमें अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, और सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं। उन्होंने बताया कि अनकॉन्शियस थॉट्स का ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। He said that childhood experiences are extremely important in constructing the personality of an individual, and sexual and aggressive impulses are basically the base of every experience and every behavior that we exhibit in our lives. The next school of thought is known as behaviorism. Behaviorism was established by J.B. Watson.
and he theorized the importance of observable behavior and learning. बिहेवियरिज्म के बारे में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने लर्निंग पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। और बिहेवियरिज्म ने हमें ये बताया कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को मेजर करना चाहिए, ना कि उस बिहेवियर को जो इंटरनली हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, J.B. Watson basically said that we should talk about observable behavior. यानी फॉर एग्जांपल आप एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करते हैं और मैं एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करती हूँ। जब हमसे पूछा जाएगा उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स के बारे में, और या हमारी वो लर्निंग मेजर की जाएगी, तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप ओरली वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स सुना दें, और मुझसे भी कहा जाए, हमसे कहा जाए कि आप एक रिटन एग्जामिनेशन दे दें। लेकिन इस चीज़ को मेजर किया जा सकता है ना। अगर आपको वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद हो गई है तो आप वो सारी की सारी लिख देंगे, मुझे जितनी याद है मैं भी लिख दूंगी। लेकिन इस बिहेवियर को मेजर किया जा सकता है, कॉन्शियसनेस को कंपैरिजन में मेजर नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म कुड नॉट प्रोसीड टू डेवलप। जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ दैट वाज नोन एज ह्यूमनिज्म, और उसमें कार्ल रॉजर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। They talked about growth potential and the importance of having our needs for love and acceptance satisfied. उन्होंने कहा कि जी psychoanalysis and behaviorism are not accepting the humanness of people. They are measuring or analyzing individuals just like we would measure and analyze animals. लेकिन आप humanness लोगों की जो है ना आप लोगों की ह्यूमननेस को निगलेक्ट कर रहे हैं। ही सेड दैट वी हैव ग्रोथ पोटेंशियल, वी हैव द पोटेंशियल to develop as individuals, we have the potential to help others, we have the potential to love and accept ourselves as well as others. So this is important, and we should be talking more about the positive aspects of human personality than the negative aspects of human personality, like those which were highlighted in psychoanalysis. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हम साइकोलॉजी को मज़ीद डिस्कस करेंगे तो साथ साथ आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा कि हर स्कूल ऑफ थॉट ने किस किस चीज़ पर कैसे कैसे एम्फेसाइज किया और उसके आउटकम्स क्या थे। चलें, जब हम साइकोलॉजी को डिफ़ाइन कर लेते हैं as a specialized field and a scientific field of study today, we define psychology as a science of behavior and mental processes. Science हम इसको इसलिए कहते हैं because we use the scientific method. Behavior is anything an organism does, anything at all. Any action we can observe and record. For example, yelling, smiling, blinking, sweating, talking, and a question marking are all observable behaviors. इस वक्त आप जिस पोजीशन में बैठ के लेट के लेक्चर सुन रहे हैं, दैट इज़ योर बिहेवियर. इफ़ यू आर टेकिंग नोट्स, दैट इज़ योर बिहेवियर. इफ़ यू आर हंग्री एंड यू आर ईटिंग समथिंग, दैट इज़ योर बिहेवियर. इफ़ यू आर not happy about this, if you are not enjoying it and you are making funny faces or silly faces, that too is your behavior. Mental processes are the internal subjective experiences we infer from behavior, which are sensations, perceptions, dreams, thoughts, beliefs and feelings. यानी हम ये कह सकते हैं कि behavior तो आप एक external जो चीज़ है जो आप exhibit कर रहे हैं वो है, लेकिन मेंटल प्रोसेसेस हमारे इंटरनल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जो जिनका अंदाज़ा हम आपके बिहेवियर से लगाते हैं। हम मेंटल प्रोसेसेस को किसी और इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेसेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना हम उन्हें टच कर सकते हैं, ना हम उन्हें किसी और तरीके से महसूस कर सकते हैं, बल्कि उनका अंदाज़ा आपके बिहेवियर से लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप की सेंसेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंस करते हैं कोल्डनेस इन्वायरमेंट के अंदर। अगर इन्वायरमेंट बहुत ठंडा है तो आप कांपना शुरू हो जाएंगे, you'll start shivering, and the shivering of yours is behavior, and from that behavior we might infer that you are feeling cold, which is a sensation or mental process that you are going through. इसी तरह से perceptions है, आप किसी चीज़ को देखकर खौफज़दा हो गए हैं, उस चीज़ को आपने perceive किया, उसको process किया अपने माइंड में, आप खौफज़दा हो गए हैं, आपका खौफ आपके बिहेवियर में नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपका खौफ आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ अ मेंटल परसेप्शन, बेसिकली इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच वी आर इन्फरिंग फ्रॉम योर फिजिकल बिहेवियर. इसी तरह से ड्रीम्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड फीलिंग्स भी मेंटल प्रोसेसेस हैं, लेकिन आपके बिहेवियर से उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है. तो बेसिकली बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, इसे हम साइकोलॉजी कहते हैं. अब हम फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी में कौन कौन सी
मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन की जा सकती है, और उनमें बेसिकली क्या क्या स्टडी किया जाता है। सबसे पहले जो एक फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी है। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस, abnormal behavior and psychiatric disorders. Clinicians often work in private practices, but many also work in community centers or at universities and colleges. क्लिनिकल साइकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो आप साइकोलॉजी के बारे में पहले पहले असेसमेंट्स में अंदाज़ा लगा सकते हैं या आप इन्फर कर लेते हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स मेंटली इल हैं, मेंटली स्टेबल नहीं हैं, उनकी असेसमेंट की जाती है, उनके एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है। ये क्लिनिशियंस प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी काम करते हैं, लेकिन कम्युनिटी सेंटर्स में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी सर्व कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जारी बात है वो और स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में। कम्युनिटी सेंटर्स में वो ओवरऑल कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं एज क्लिनिशियंस, और प्राइवेट प्रैक्टिसेस में ऑफ कोर्स दे वर्क एज प्राइवेट क्लिनिशियंस। The next field of study is cognitive psychology. This area of psychology is concerned in the science of how people think, learn, and remember. First thing that you should know about cognitive psychology is cognitive, the word cognitive. It is an equivalent to thinking. यानी हम ये कह सकते हैं कि cognition means thinking to some extent. जो cognitive psychologists हैं वो इस बात को स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल सोचते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, और चीज़ों को याद कैसे रखते हैं। ऐसे साइकोलॉजिस्ट परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन को स्टडी करते हैं, इमोशन, लैंग्वेज, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं और इनको स्टडी करते हैं। बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द इंजीनियरिंग ऑफ माइंड। ठीक है, जैसे आप किसी मशीन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, यू स्टडी इंजीनियरिंग एंड देन यू स्टडी हाउ दैट मशीन वर्क्स, बिल्कुल वैसे ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी इंजीनियरिंग है इंसान के दिमाग की। हम ये देखते हैं कि किस तरह दिमाग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। द next thing or the next field of psychology is counseling. It is one of the largest individual subfields in psychology. It is centered on treating clients experiencing mental distress and a wide variety of psychological symptoms. It's an area that can improve interpersonal functioning throughout life by improving social and emotional health, as well as addressing concerns about health, work, family, marriage, and more. You might be thinking, okay, how is counseling different from clinical psychology? Remember that in clinical psychology, we are dealing with individuals who are mentally so much distressed that they cannot function properly into a civilized society. यानी इंडिविजुअल्स जो कि इतने ज़्यादा मेंटली अपसेट होते हैं कि वो जिनको आमतौर पे आम ज़बान में पागल कहा जाता है, वो एक सिविलाइज सोसाइटी में एप्टली काम नहीं कर पा रहे होते, उसमें अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते, उनको हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काउंसलिंग साइकोलॉजी में नॉर्मल इंडिविजुअल्स विच आर फंक्शनिंग क्वाइट प्रॉपरली, बट दे they might face a trauma, they might be going through a difficult life circumstance, or they might just be trying to adapt to a new situation more properly. They are counseled and helped by counseling psychologists. इसी तरह से अगर एक बच्चा है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको कौन सी स्टडी फील्ड चूज़ करनी चाहिए, वो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकता है। इसी तरह से अगर कोई इंडिविजुअल है जो चाहता है कि वो अपनी फील्ड में मज़ीद तरक्की करे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए, दे माइट ऑल्सो गो टू अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ये देखती है कि इंडिविजुअल्स की ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ कैसी होती है। यानी फॉर एग्जांपल व्हेन अ चाइल्ड इज़ कंसीव्ड इन द वूम ऑफ अ मदर, how that child starts growing, how that fetus starts developing, and what are the factors in the environment which might affect that fetus positively or negatively, how fastly the developmental process takes place, and what happens when the child is born. उसके बाद फिर
what are the developmental stages after the birth of a child and throughout life. ये सारी चीज़ें developmental psychology में डिस्कस की जाती हैं, स्पेशली उसकी physical growth, intellectual development, emotional changes, social growth, perceptual changes which occur over the course of the lifespan. The next is cross-cultural psychology. Cross-cultural psychology is a branch of psychology that looks at how cultural factors influence human behavior. Today, increasing number of psychologists investigate how behavior differs among various cultures throughout the world. देखिए, बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल हैं. For example, if you're happy about something, you will smile. If there is a person living in America and he or she is happy about something, they will also smile. If there is a person living in the Amazon forests and that person is happy about something, they will also smile. ठीक है? Smiling is an expression of happiness and approval throughout the world. लेकिन बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं ह्यूमन बींग्स के जो कि एक दूसरे से बहुत डिफर करते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ वी कंडक्ट आवर फ्यूनरल्स. जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका फ्यूनरल कैसे कंडक्ट किया जाता है और उस वक्त में कैसे बिहेव किया जाता है, दैट माइट डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर. क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी इस तरह के बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करती है और उनको स्टडी करने की कोशिश करती है और ये देखती है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चीज़ें सेम हैं, यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर में और जापानीज़ कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. इसी तरह से अमेरिकन कल्चर में और अरेबियन कल्चर में क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं. ये सारी चीज़ें हम क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट इज़ educational psychology. It's a branch of psychology concerned with schools, teaching psychology, educational issues, and student concerns. Educational psychologists often study how students learn or work directly with students, parents, teachers, and administrators to improve student outcomes. They might study how different variables influence individual student outcomes. They also study topics such as learning disabilities, giftedness, and instructional process and individual differences. Educational psychologists स्कूल्स में, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं. गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में वो काम कर सकते हैं. वो ये देखते हैं कि टीचिंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कौन से एजुकेशनल इश्यूज़ हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं. इसी तरह से इनके लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, कौन कौन से वेरिएबल्स उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं. फॉर एग्जांपल, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर. आपने देखा हो कि जो वो मेन कैरेक्टर है शांत, जो बच्चा मूवी में है, वो एक लर्निंग डिसेबिलिटी का सामना कर रहा होता है. इसी तरह से बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एड्रेस करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे उन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं उनको हेल्प किया जाए, उनको कैसे हेल्प आउट किया जाए ताकि उनके लर्निंग आउटकम्स बेहतर किए जा सकें. इसी तरह से गिफ्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अपनी क्लास में मौजूद बाकी सारे बच्चों से ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं. और उसकी वजह ये होती है बिकॉज दे आर मेंटली गिफ्टेड, दे आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर फ्रॉम एवरीवन एल्स अराउंड देम. ऐसे बच्चे तो 10 साल की उम्र में कॉलेज की डिग्रीज कर रहे होते हैं. दैट इज़ पॉसिबल, दैट हैज़ हैपेंड. और इस तरह के बच्चे ऑफ कोर्स एक ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में ना रहना पसंद करते हैं और ना बर्दाश्त कर पा रहे होते हैं कि बिकॉज देयर डेवलपमेंट इज़ सो फास्ट, दे कैन नॉट cope with everyone else around them who are learning slowly. तो वो गिफ्टेडनेस हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि इस तरह के बच्चों को कैसे एडजस्ट किया जाए या कौन कौन सी इंटरवेंशंस की जाएँ जहाँ पे उनकी गिफ्टेडनेस उनका गिफ्ट ही रहे, उनके लिए कर्स ना बन जाए. इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को भी स्टडी किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में. हम ये देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज़ हैं, यानी टीचिंग अप्रोचेज़ हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हैं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए. इसी तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टडी किए जाते हैं. और देखिए, आप सब बच्चे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आपका अटेंशन स्पैन एक दूसरे से मुख्तलिफ है. बहुत सारे बच्चे इस वक्त तक कई दफ़ा इस वीडियो को पॉज कर चुके होंगे, कुछ शायद छोड़ भी चुके हैं और कुछ उसको कंटिन्यूसली देख रहे होंगे. दीज आर योर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इस तरह के हज़ारों लाखों और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एंड ओवरऑल साइकोलॉजी में एज अ होल डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज़ फोरेंसिक साइकोलॉजी. आपने कभी अगर किसी कोई क्राइम ड्रामा या प्रोग्राम देखा हो जिसमें साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं, तो दे आर मोस्ट प्रॉब्ली फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट और दे माइट बी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट विच इज़ बेसिकली अ सेपरेट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. Forensic psychologists, they
study or work in the field of psychology and apply psychological principles to legal issues. They may involve studying criminal behavior and treatment or working directly in the court system. ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादातर काम क्रिमिनल बिहेवियर पे होता है और ट्रीटमेंट में होता है, उसके साथ साथ कोर्ट सिस्टम में वो काम कर रहे होते हैं. कई दफ़ा दे असेस द आई विटनेस टेस्टिमोनी, ठीक है, जो जिसको हम उर्दू में कहते हैं चश्मदीद गवाही या चश्मदीद गवाह, वो स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि हाउ एक्यूरेट इट इज़, वेदर और नॉट इट इज़ एक्यूरेट, एंड क्वाइट some more in the legal system. Next is health psychology. It's a specialty area that focuses on how biology, psychology, behavior, and social factors influence health and illness. Other terms, including medical psychology and behavioral medicine, are sometimes used interchangeably with the term health psychology. The field of health psychology is focused on promoting health as well as the prevention and treatment of diseases and illness. For example, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के हालात के हवाले से अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, यू आर मोर लाइकली टू बी इल एंड यू आर मोर लाइकली टू कैच कोरोना वायरस. In case you're a person who is stressful most of the time, you are more likely to catch common cold, you're more likely to be identified with a lot of other diseases, and you're more likely to live with them for quite some time of your life. हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस करती है और ये देखती है कि इंटेलेक्चुअल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ किस तरह से आपकी हेल्थ पे असरअंदाज होते हैं और उनके लिए कौन कौन सी इंटरवेंशन इस्तेमाल की जानी चाहिए ताकि आप हेल्थी रह सकें. The next field is personality psychology, which is my personal favorite, is a branch of psychology that focuses on the study of thought patterns, feelings, and behaviors that make each individual unique. देखिए, हर बंदा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है. कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक जैसे नहीं होते, जैसे किसी भी दो इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते. पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट ये देखती है कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सारे इंसानों की पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं. Personality psychologists might study how different factors such as genetics, parenting, and social experiences influence how personality develops and changes. बच्चे याद रखें कि ये तीनों फैक्टर्स, जेनेटिक्स, पेरेंटिंग और सोशल एक्सपीरियंसेस, हमारी पर्सनालिटी पे बहुत गहरे असरात छोड़ देते हैं. पर्सनालिटी साइकोलॉजी इन चीज़ों को स्टडी करती है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट को स्टडी करती है और असेस करती है. इसी तरह से न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या स्टडीज़ रिसर्चेस कंडक्ट की जाती हैं ये देखने के लिए कि व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी, व्हाट आर द बेस्ट मोस्ट encompassing theories of personality which have been developed or which are being developed now. Next thing is school psychology. It's a field that involves working in schools to help kids deal with academic, emotional, and social issues. Social psychologists also collaborate with teachers, students, and parents to help create a healthy learning environment. स्कूल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली स्कूल्स में काम करते हैं बच्चों के साथ, ठीक है, उनके एकेडमिक, इमोशनल, सोशल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए. इसके साथ साथ वो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ काम करते हैं ताकि एक हेल्थी लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार किया जाए. फॉर एग्जांपल, आई एम वर्किंग लेट्स सपोज एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है. उनकी मैं ये देखूंगी कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी हो रही है. कोई बच्चा उस क्लास में ऐसा तो नहीं जो पीछे रह गया है कॉग्निटिवली. मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो क्यों कॉग्निटिवली बाकी बच्चों की तरह डेवलप नहीं कर रहा. मैं देखूंगी कि कोई बच्चा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड तो नहीं है, कोई सोशल इश्यूज़ तो नहीं है क्लास में ऐसे जिसकी वजह से कोई बच्चा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा या परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा. इसी तरह से मैं ये देखूंगी कि मैं टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करूं ताकि जो जो प्रॉब्लम्स टीचर्स फेस करें उनको रिजॉल्व किया जा सके. मैं देखूँ कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करें उनको रिजॉल्व किया जा सके. मैं ये देखूँ कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नॉलेज या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक्सचेंज करूं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की हेल्थ पे और उनके ओवरऑल एनवायरनमेंट पे अच्छा असर पड़े. फॉर एग्जांपल, बहुत दफ़ा बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते बिकॉज उनके पेरेंट्स घर में उनकी तबीयत ठीक नहीं कर पा रहे होते. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए स्कूल साइकोलॉजिस्ट कोशिशें करते हैं. नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी. इट सीक्स टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, आप अपने बिहेवियर को ये असेस कर लें. आप घर में कैसे रहते हैं, आप तन्हाई में कैसे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसे होते हैं और अपने दोस्तों के डिफरेंट ग्रुप्स में किस किस तरह से बिहेव करते हैं. यू विल सी डिफरेंसेस इन ऑल ऑफ दोज बिहेवियर्स. इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर अ पर्सन विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसका मतलब ये है
कि हमारी सोसाइटी और हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर पे बहुत गहरे असर रखता है। आपके जैसे दोस्त होंगे, आप जिस तरह के दोस्तों के ग्रुप में बैठे होंगे, आपका बिहेवियर वैसा ही नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टाइम में आपके कुछ दोस्त हैं जो बहुत ऑब्नॉक्शियस हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, आसपास के गुजरते लोगों पर जुमले कस रहे हैं, there are more chances of you becoming like them and behaving like that in that particular setting. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप एक और इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, कुछ और दोस्तों के साथ बैठते हैं जिनका सारा का सारा कंसर्न या उनकी अटेंशन इस बात पे जो है ना फोकस्ड है कि उनके मार्क्स किस तरह अच्छे आ सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका ओवरऑल स्कोर बेहतर हो जाए, या फॉर एग्जांपल they are discussing social issues and they are discussing how inappropriate it is to misbehave with their teachers and fellow human beings, you are more likely to participate in that. You are more likely to say yes, we should not do that, and you might also regret your behavior that you previously exhibited. The last field of psychology is sports psychology. ठीक, it is the study of how psychology influences sports, athletic performance, exercise, and physical activity. Some sports psychologists work with professional athletes and coaches to improve performance and increase motivation. Other professionals utilize exercise and sports to enhance people's lives and well-being throughout the entire lifespan. सोशल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जैसे कि आप पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एथलेटिक परफॉर्मेंस और फिज़िकल एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए काम करते हैं। उसके साथ साथ वो प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ काम कर सकते हैं, उनकी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, या अदर प्रोफेशनल्स के साथ भी काम कर सकते हैं ताकि वो लोगों की जो ओवरऑल लाइफ क्वालिटी है या उनका लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज़ कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। और वो किस चीज़ के ज़रिए करेंगे? स्पोर्ट्स के ज़रिए। So this was a brief introduction to the fields of psychology. There are around 51 different specialized fields of psychology today that psychologists and researchers study and explore. Wrapping everything up, हम ये जान चुके हैं अब तक कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। But the most important question in psychology remains knowing oneself. अपने आप को जानना इसलिए ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारे अपने पोटेंशियल्स क्या हैं और दूसरी तरफ हमारी अपनी डार्कनेस क्या है, हमारे पॉजिटिव और हमारे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तब तक हम इस दुनिया में तरक्की ही नहीं कर पाते, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, एंड वी कैन नॉट रीच आवर फुल पोटेंशियल। इसके साथ साथ हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक मकसद का तयन नहीं कर पाते, और उस मकसद को अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आप खुद कैसे हैं। ठीक है, सो in this course we are going to try to at least know something about ourselves, and we will conclude this lecture on a beautiful saying by Benjamin Franklin, that there are three things extremely hard: steal, a diamond, and to know oneself.